खंडजा लगी सड़क पर चलते हुए हम गांव के अंदर आ गए थे। शहरी लिबास में दो अजनबियों को गांव के बीच देखकर लोग हमें कौतुक से देख रहे थे। जहां हम खड़े थे वहीं दाईं ओर एक पक्का मकान था, जिसके बरामदे में एक बुढ़िया परात में कुछ बीन रही थी। बुढ़िया ने हमें देखा। उसकी नज़रों में हमें कौतुकी कम आत्मीयता ज्यादा नजर आई। उसने पूछा, बेटा किसे खोज रहे हो? मैंने उत्तर में मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा आपकी बहू। कविता की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, कभी कोई गांव नहीं देखा तो उसे आपका गांव दिखाने लाया हूँ। बुढ़िया सुनकर जोर से हंसी। फिर उसने कविता को गहरी नजरों से परखते हुए कहा, बहुरिया को देखकर लगता है कि लंबी चलाई से थक गई है। तनिक बैठ कर सुस्ता लो, गांव बाद में देख लेना। बुढ़िया ने घर के अंदर आवाज देते हुए, शन्नू बाहर आकर दो मूढ़े रख जा, शहर से बेटा बहू आए हैं। एक अजनबी मुलाकात रिश्तों की डोर में बंधने लगी थी। शन्नू नाम वाली 23-24 साल की लड़की मूढ़े लेकर बाहर आई। लड़की का रंग जरूर हल्का सांवला था, पर नाक नक्श में आकर्षक सलोनापन था। मांग का सिंदूर बता रहा था कि लड़की शादीशुदा है। शन्नू ने हमें कौतूहल से देखा और प्रणाम करने के पश्चात अंदर जा ही रही थी कि अम्मा ने टोकते हुए कहा, अरे पहुनों को बैठाने भर से बात ना बनेगी। जा गर्मा गर्म चाय बना ला और साथ में मठरी ले आ। कविता, जो अब तक एक तमाशबीन की भूमिका में थी, उसने प्रतिवाद करते हुए कहा, अम्मा जी आप चाय की तकलीफ ना करें। हम तो आपके गांव में बस यूं ही टहलने चले आए थे। सुनो बहुरिया, ना कोई किसी का खाता है और ना किसी को खिलाता है। सब करने कराने वाले तो वह आकाश की ओर इशारा करते हुए कहती है, वो है। आराम से बैठो और गांव की गुड़ अदरक की गर्मा गर्म चाय की चुस्की लो। और हम तो कहे हैं कि वह क्या कहे है, शहर में लनच वनच दोपहर में वह भी करके जाओ। मैंने कनखियों से कविता को निहारा। उसे अब अनजान मेजबान से उलझन होने लगी थी। औपचारिकताओं का अभ्यस्त मन बगैर लाग लपेट वाले स्नेह को झेल नहीं पा रहा था। इससे पहले कि कविता उठने का कोई बहाना ढूंढती, शन्नो स्टील के गिलासों में चाय और मठरी ले आई। चाय निसंदेह बहुत अलग स्वाद की थी, अदरक की खुशबू से महक रही थी। घर के घी में तली मठरियां भी खस्ता थी। चाय के घूंट के साथ ही कविता की झिझक भी कम हो गई। निस्वार्थ प्रेम तो शबरी के जूठे बेर भी मीठे थे, और यह तो अदरक की महक भरी चाय थी। चाय का घूंट भरती कविता की नजर दरवाजे के कोने पर खड़ी शन्नो पर पड़ी। प्रणाम करने के अतिरिक्त शन्नो अब तक कुछ न बोली थी। शन्नो की ओर पर देखते हुए कविता ने अम्मा से पूछा, अम्मा जी आपकी बहू क्या चाय नहीं पीती? कौन? शन्नो? वह हमारी बहू नहीं, हमारी बिटिया है, अम्मा ने गहरी सांस भरते हुए कहा। तो आजकल आपकी बिटिया मायके आई हुई है, पर घर में कोई नाती नातिन नहीं दिख रहे। शादी के बाद कोई बच्चा है? कविता ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा। अम्मा कुछ क्षण मौन रही। कहे या ना कहे की दुविधा में सामने रखी परात में पड़े दाल के दानों को बीनने लगी। शन्नो झटके से घर के अंदर चली गई। कविता समझ गई कि स्थितियां सामान्य नहीं है। प्रश्नों को टालते उठने का उपक्रम करते हुए कविता ने कहा, अम्मा अब हमें चलना होगा। आपसे मिलकर, आपकी जायकेदार चाय पीकर बड़ा आनंद मिला। थोड़ा शन्नो को बुला दीजिए, उससे मिलकर जाऊंगी। झिझकते हुए शन्नो बाहर आई। उसके गालों पर पड़े निशान बता रहे थे कि अंदर जाकर वो रोई थी। कविता ने शन्नो के हाथ थाम कर कहा, बिटिया आने से पहले हम कुछ लाए नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमें यहाँ आना है। यह हमारी ओर से है, अपने लिए कुछ खरीद लेना। कविता ने 500 का एक नोट उसे देते हुए कहा, आंटी आप हमारे घर आई, हमें भी अच्छा लगा, किंतु बुरा ना मानिएगा, आपके रुपए देने से हमें लग रहा है जैसे आप चाय नाश्ते का बिल चुका रही हैं। शन्नो ने रुखाई से कहा। कविता सन्न रह गई। वह कुछ कहती इससे पहले अम्मा ने शन्नो को झिड़कते हुए कहा, पागल लड़की, किसी के प्रेम से दिए उपहार का अपमान करते हुए तुझे शर्म न आई? अम्मा ने पुनः कविता से मुखातिब होते हुए कहा, बहुरिया इसकी बात का बुरा न मानना, इसे जिंदगी में कभी प्यार न मिला, इसी कारण इसमें कड़वाहट भर गई है। यह बेचारी दुखी है, इसे माफ कर देना। घर के साथ लगे नीम की शाखाओं पर धूम घिराई थी।
मैं उठ खड़ा हुआ और कविता से भी चलने को कहा, किंतु कविता उठी नहीं। उसने कहा, कुछ पल पहले तक इस घर में हम खुशियों के साथी थे, तो क्या दुख सुनकर हम चले जाएं? हमें कुछ देर रुकना चाहिए। कविता उठी और अम्मा के नजदीक बैठकर राजदार अंदाज में बोली, अम्मा, वैसे तो हम इस परिवार के लिए अजनबी हैं, किंतु यदि आप हम पर भरोसा करें तो आप शन्नू की समस्या हमसे साझा कर सकती हैं। शायद कहीं कोई रास्ता खुल जाए। अम्मा ने उस कमरे को, जिसमें शन्नो तेजी से घुस गई थी, देखते हुए, बहुरिया, अब तुमसे क्या छुपाना, हम औरतों की वही पुरानी कहानी। शन्नो का आदमी हद दर्जे का शराबी है, नशे में मारता पीटता था। बात अगर इतने तक ही रहती तो किसी तरह निभा लेते, किंतु हद तो तब हो गई जब वह घर में दूसरी औरत ले आया। शन्नो क्या करती, छोड़ आई अपने घर संसार को। ऐसे में क्या करे और क्या ना करे, कुछ समझ नहीं आता। शन्नो की कहानी सुनकर कविता सोच में पड़ गई, किंतु रास्ते कभी बंद नहीं होते। कहीं कोई पगडंडी अवश्य होती है। उसी पगडंडी की तलाश में कविता उसी पगडंडी की तलाश में कविता शन्नो से मुखातिब थी। बेटी, कहाँ तक पढ़ाई की है? 8वीं तक। मौका मिले तो आगे पढ़ने की इच्छा है? पढ़ना तो चाहती हूँ, पर इस उम्र में शर्म आती है किसी स्कूल में जाने पर। और फिर कौन स्कूल मुझ जैसी को दाखिला देगा? शन्नो, आजकल स्कूल के अतिरिक्त और बहुत से विकल्प हैं। ओपन स्कूल है जहाँ घर बैठे तुम पढ़ाई कर सकती हो। हर 6 महीने में परीक्षा होती है। इसके साथ महिला सशक्तिकरण केंद्र है, कौशल विकास और उद्यमशीलता केंद्र है। यदि अपने में जज्बा पैदा करो तो बहुत कुछ है करने को। पर तुम चिंता मत करो, अब यह मेरी जिम्मेदारी है। सब खोजबीन करके हम 2 दिन बाद फिर आएंगे, गुड़ और अदरक की चाय पीने। तुम तैयार रहना। मोड़ पर लाल फूलों के गुच्छों वाला टेसू का पेड़ वैसे ही खड़ा था, पर सूर्य की रोशनी से फूलों के लाल रंगों में अब गजब की चमक थी। सुबह की सैर के अनजान रास्तों पर चलते हुए हमें भी एक पगडंडी मिल गई थी। हमें अब ज्ञात था कि रिटायरमेंट के बाद हमें क्या करना है। ये कथा लिखी है नरेश वर्मा जी ने, जो कि देहरादून से है, और ये हमने सोशल मीडिया पर पढ़ी थी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर से आपके सामने एक नई कहानी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।